गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का लेसन बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, हमारे लिविंग सिस्टम जो है वो एक्चुअल में किससे मिलके बना होता है? नॉन लिविंग सिस्टम से, है ना। हमारा लिविंग सिस्टम नॉन लिविंग सिस्टम से मिलके बना होता है। नॉन लिविंग सिस्टम में क्या क्या होता है? नॉन लिविंग सिस्टम में जस्ट अ मिनट, देखिए नॉन लिविंग सिस्टम में एक्चुअल में क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारा लिविंग सिस्टम जो है इन नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलके बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से। अब देखिए, केमिस्ट्री विद इन द सिस्टम स्टडीड अंडर बायोकेमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री आप सिस्टम की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो। अब देखिए, हमारा लिविंग सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलके बना होता है। लिविंग सिस्टम बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलके बना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लिविंग सिस्टम में प्रोटीन होती है ना, फैट होती है, और लिविंग सिस्टम में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं ना, वो किससे हमको ऑब्टेंड होते हैं? फूड से, है ना। किससे? फूड से ऑब्टेंड होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O। ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन ये सारी कार्बोहाइड्रेट के लिए एक्चुअल में फिट नहीं बैठता है। मतलब मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जैसे और कार्बोहाइड्रेट को देखिए क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज डिराइव्स ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। ग्लूकोज। ग्लूकोज को लिखते कैसे हैं? C6H12O6। अब देखिए, यहाँ X की जगह आप क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है। H2 में आप यहाँ पे देखिए H2 है ना। तो यहाँ पे आपने ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, है ना। और O कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H2O होल ट्वाइस, है ना। हाँ ना, इसको होल 6 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो है ये फॉर्मूले में फिट बैठता है। लेकिन कुछ जो है वो इसमें फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते, लेकिन वो भी एक्चुअल में क्या होते हैं? और फॉर्मूले में फिट नहीं, फॉर्मूले में फिट बैठते हैं फिर भी एक्चुअल में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। ये आपका एसिटिक एसिड है, ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता है। C2, इसको लिखते हैं H2O2। ठीक है, ये इसका हो गया। अब ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता है, बट आपको पता है कि ये जो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स fit into this formula are carbohydrate but not all। अब देखिए, बात करते हैं हम एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट की जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे देखिए एग्जांपल है रेहमनोज। ये रेहमनोज होता है C6H12O5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे O5 है ना। O6 वाला जो होता है वो आपका मतलब क्या होता है? इस फॉर्मूले में फिक्स बैठता है। लेकिन ये जो है वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली
एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए। यहाँ फिर कोई भी जो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस पे इस तरीके से आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देगा, वो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, मतलब आप एक कंपाउंड का क्या करेंगे, यदि हाइड्रोलाइसिस करते हो और आपको इस तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आपको ऑब्टेंड हो, तो वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट होते हैं उनको हम बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं, शुगर। ओके, अब देखिए हम कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं, सेकेराइड। सेकेराइड, सेकेराइड का मीनिंग जो होता है सेकेरोन, क्या बोलते हैं, सेकेरोन को बोलते हैं शुगर। एक मिनट, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, सेकेराइड को ये लिखते हैं। ठीक है, सेकेरोन को लिखते हैं SAKEHARON। सेकेरोन का मीनिंग क्या होता है, शुगर, मतलब जो स्वीट होते हैं टेस्ट में उसको हम सेकेराइड बोलते हैं। अब देखिए, अब हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, है ना। क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आप सेकेराइड्स को शुगर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने में, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं किसको, सेकेराइड्स को। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं मोनोसेकेराइड में। दूसरा होता है डाइसेकेराइड, सॉरी ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा पार्ट है आपका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इस तरीके से तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ये जो डिवीजन है ये किसके ऊपर बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के ऊपर ये बेस है। अब देखिए मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। तो इनका हाइड्रोलाइसिस जो है नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये एक्चुअल में क्या है, सिंपल यूनिट मतलब नहीं देते, तो दे आर नॉट गिविंग सिंपल यूनिट ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस। तो इनके एग्जांपल मोनोसेकेराइड के क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और आपका होता है राइबोस। बहुत सारे होते हैं, मैं दो तीन एग्जांपल आपको लिख देता हूँ। ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस होता है उसका, है ना, और ये हाइड्रोलाइसिस होके क्या करते हैं, 2 से 10 तक जो है वो आपके मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं, 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। अब देखिए इनको हम फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। इनको हम डाइसेकेराइड भी बोल सकते हैं, इनको हम ट्राइसेकेराइड भी बोलते हैं, इनको हम टेट्रासेकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, पेंटासेकेराइड भी होता है। तो बच्चों डाइसेकेराइड जो है उसका एग्जांपल देख लीजिए, सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो किससे मिलके बना होता है, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बना होता है। कितनी, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, एक तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इससे मिलके बना है, ये डाइसेकेराइड है। अब एक और बात करते हैं माल्टोज की, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है। ठीक है, ये भी आपका डाइसेकेराइड है। ओके, ट्राइसेकेराइड जो होता है 3 यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, टेट्रासेकेराइड 4 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड यदि हाइड्रोलाइसिस करेंगे पॉलीसेकेराइड का, तो हमको लार्ज नंबर में मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती है ना। ऑन द हाइड्रोलाइसिस इट गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं पॉलीसेकेराइड का, स्टार्च, सेल्यूलोज,
और एक ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सारे ही आपके पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये मतलब क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस से बहुत ज्यादा नंबर में मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। इन सबको हम एक्चुअल में क्या होता है, ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, ये टेस्टलेस होते हैं, मतलब इनका स्वीट टेस्ट नहीं होता। आप इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल में दे आर नॉट इन स्वीट टेस्ट, है ना। तो दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, स्वीट टेस्ट के नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर बोलते हैं। ये सारी आपके पॉलीसेकेराइड जो है ना, वो क्या है, नॉन शुगर है। ठीक है, बच्चों ये चीज समझ में आई। मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो पॉलीसेकेराइड जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। तो ये तीनों पार्ट है, और मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, ओलिगोसेकेराइड को कर सकते हैं, पॉलीसेकेराइड को कर सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है, ओलिगोसेकेराइड को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में लार्ज नंबर में मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेंड होती है। इनके कुछ एग्जाम्पल है, ये मोनोसेकेराइड जो स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर आपके, जबकि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में, है ना। तो ये सारी नॉन शुगर कहलाते हैं, और मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, शुगर होते हैं। ठीक है, अब अच्छा है ना, हम फर्दर इसको देखिए, फर्दर हम इसको है ना कार्बोहाइड्रेट को और क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेकेराइड को, और आपके इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। तो देखते हैं हम इसको फर्दर डिवीजन क्लासिफिकेशन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक तो ये रिड्यूसिंग शुगर में हम क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और लिखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए बच्चों, देखिए रिड्यूसिंग शुगर में क्या होते हैं, जो एक्चुअल में फेलिंग रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सके, वो सारे ही रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट, इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सारे ही मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऑल दी मोनोसेकेराइड्स, है ना। ये क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फेलिंग रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं, इसको फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको रिड्यूस नहीं करते। ओके बच्चों, तो कुछ हमारे डाइसेकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, है ना। ओके, और आपके सारी पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब शुगर की बात करते हैं, तो आपके एक्चुअल में कुछ डाइसेकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। चलिए, क्योंकि पॉलीसेकेराइड तो एक्चुअल में शुगर माने ही नहीं जाते, है ना। तो बच्चों देखिए, हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। किसकी, मोनोसेकेराइड की। देखिए, अभी मोनोसेकेराइड को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका बच्चों, मोनोसेकेराइड का, है ना। मोनोसेकेराइड को हम एक्चुअल में नंबर ऑफ कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप, इसके बेसिस पर हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनको 2 पार्ट में। एक तो होता है आपका एल्डोस और दूसरा होता है कीटोस, है ना, और दूसरा है कीटोस। ये आपके मोनोसेकेराइड शुगर है, जिनको हम एल्डोज और कीटोज बोलते हैं।
अब इनको हम इनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड किया है। इसमें एल्डोज में एक्चुअल में CHO ग्रुप होता है बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होता है, और कीटोन जो होता है वो एक्चुअल में कीटोन ग्रुप कंटेनिंग होता है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ गया है ना। कीटोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, और एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डोज। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ट्रायोस, ठीक है। एल्डोज में क्या है, ट्रायोस, टेट्रोस, ये हो गया आपका एल्डोस। और कीटोस में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, कीटो ट्रायोस और कीटो टेट्रोस एंड, ठीक है, ये आपके हो गए मोनोसेकेराइड। अब बच्चों हम बात करते हैं ग्लूकोज की, है ना। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो देखिए, तो जो ग्लूकोज जो होता है, ये जो ग्लूकोज होता है उसका वो दोनों नेचर में मिलता है। एक तो आपका फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। ये एक्चुअल में ग्लूकोज होता कहाँ है, आपके जितने भी स्वीट फ्रूट होते हैं ना, स्वीट फ्रूट उसमें होता है, हनी में होता है, और ये राइप ग्रेप्स में होता है, इन सब में ग्लूकोज होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज को बनाएंगे कैसे हम, है ना। ग्लूकोज को प्रिपरेशन का तरीका क्या है ग्लूकोज का, देखिए। ग्लूकोज को हम बनाते हैं, सबसे पहला तरीका है हम सुक्रोज से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सुक्रोज से। देखिए बच्चों, सुक्रोज से हम कैसे बनाते हैं, सुक्रोज को हम बोलते हैं कैन शुगर। क्या बोलते हैं, कैन शुगर भी बोलते हैं। अब देखिए, इसको डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज को लिखते कैसे हैं, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है। क्या है, अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ में, और हम क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंट में ना, ये एसिड है तो इसको मैं एसिड को H+ लिख सकता हूँ एसिड का। अब जब ये एसिड की प्रेजेंस में जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। ये डाइसेकेराइड है बच्चों, दो मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती है, एक तो ग्लूकोज मिलता है और दूसरा फ्रक्टोज मिलता है। तो दोनों का फॉर्मूला तो एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो हम एक लिखेंगे ग्लूकोज और दूसरा लिखते हैं फ्रक्टोज, ये मिलता है। मतलब कैन शुगर के आप एसिड हाइड्रोलाइसिस से आपको ग्लूकोज ऑब्टेंड होता है। अब बात करते हैं स्टार्च से। बच्चों स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। अब स्टार्च की आप जब बॉईल करेंगे, जब स्टार्च को आप बॉईल करेंगे इसमें डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपको लेना पड़ता है 393 केल्विन। ये टेम्परेचर पे आप जब बॉईल करते हैं, है ना, एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको ग्लूकोज मिलता है। तो देखिए, हम स्टार्च का फॉर्मूला लिखते हैं, स्टार्च को लिखते हैं C6H10O5, ये स्टार्च है, इसका होल N, इसको हम बोलते हैं स्टार्च। अब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, और एसिड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर हमने कितना बताया था, 393 केल्विन टेम्परेचर पे हमने डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। बच्चों यहाँ पे प्रेशर भी लिख सकते हैं आप, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यूज करते हैं। ओके, तो आपको ग्लूकोज मिल जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हमने स्टार्च से ग्लूकोज ऑब्टेन किया। अब देखिए, जितना भी जो ग्लूकोज होता है ना, उस ग्लूकोज को हम बोलते हैं बच्चों एल्डोहेक्सोज। क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बताया था ना, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन वाली ये आपका होता है, ठीक है।
अब इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। अब बच्चों देखिए, आपका ये जो ग्लूकोज होता है उसको मैंने बताया कि एल्डोज और डेक्सट्रोज होता है। ये स्टार्च और आपके सेल्यूलोज है ना, स्टार्च और सेल्यूलोज, इन दोनों का एक्चुअल में मोनोमर होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज जो होते हैं पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होता है बच्चों? ये मोनोमर होता है ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज एक्चुअल में मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ, है ना। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल में अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, देखिए इस तरीके से लिखते हैं, CHO, CH2, OH, होल 4, फिर हम लिखते हैं CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कैसे बताया था? C6H12O6। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो कैसे पता चला? देखिए, उसके लिए एक्चुअल में बहुत सारी हम रिएक्शन से पता लगाया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 6 कार्बन जो है वो क्या स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ये जो है ना 6 कार्बन ग्लूकोज में स्ट्रेट स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं ना। एक कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये फर्स्ट कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये 6 कार्बन, ठीक है। 4 और 1 5 और एक 6, ये सब स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। इसका पता कैसे लगा? तो एक्चुअल में जब आप ग्लूकोज को हीट करते हो, है ना, तो प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो क्या होगा? ये एक्चुअल में आपका एन हेक्सेन दे देगा, जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में बॉन्डेड होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे देखिए इसका है ना आपका HI की प्रेजेंस में हम इसको हीट करवा देते हैं ग्लूकोज को, तो क्या मिलेगा बच्चों? एन हेक्सेन मिलेगा, है ना। एन हेक्सेन का फॉर्मूला आपको पता है ना, CH3 CH2 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 CH3, ये एन हेक्सेन है। तो इससे पता चला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। कैसे पता चला? आपने HI के साथ इसको हीट किया तब, इसको ग्लूकोज को। तो इसका एक स्ट्रक्चर का एक पार्ट आपको समझ में आया। अब हम आगे इस चीज को देखते हैं। अब बच्चों है ना, दूसरी बात है, इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है CHO, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, है ना, ये वाला CHO ग्रुप का कैसे पता चला कि इसमें CHO ग्रुप होता है? तो यहाँ पे है ना, हम CHO ग्रुप का पता लगाने के लिए हम हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं? ठीक है, जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्म करता है साइनो हाइड्रिक, सॉरी, ये फॉर्म करता है ऑक्सीन। क्या फॉर्म करता है बच्चों? ऑक्सीन। और आप जब HCN से रिएक्शन करवाते हो इसकी, ग्लूकोज की, तो ये क्या करेगा आपका? ये एक साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट देगा, ये मतलब एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारे ही आपके कीटोन ग्रुप की मतलब एडिशन रिएक्शन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। तो हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? NH2OH से रिएक्शन करवाते हैं, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है ना। दूसरा हम करवाते हैं HCN के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। अब हमने क्या किया, यहाँ दो रिएक्शन करवाई। एक तो हमने करवाई NH2OH के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे ऑक्सीन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीन। तो इसका फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड NOH। वो CHO ग्रुप से ही रिएक्ट करता है, बाकी ऐसा का ऐसा जो है वो आपका CH2OH होल 4
और आपका CH2OH एज इट इज रहेगा। तो ये जो है ना हमेशा कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं तो आपको ये मिला ऑक्सीन, इसको बोलते हैं ऑक्सीन। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCN से, इसको बोलते हैं हम साइनो, ये फॉर्म करेगा साइनोहाइड्रीन, है ना। तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन फॉर्म करेगा। तो बच्चों ये भी क्या होता है, एक्चुअल में एडिशन प्रोडक्ट है, ये HCN जो है CHO ग्रुप पे ऐड हो जाएगा। और देखिए कैसे ऐड होगा, ये CH जो है CH और OH, इस तरीके से H जो है वो आपका इस O से रिएक्ट करके OH बना देगा और CN जो है इस तरीके से जुड़ जाएगा। और रेस्ट ऑफ द आपका आपका ऐसे का ऐसा रहेगा, ओके। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें, ग्लूकोज में। सबसे पहले स्ट्रेट चेन की बात करी थी हमने कि स्ट्रेट चेन का पता किससे लगाया था हमने, HI से रिएक्शन करके, ठीक है। अब हम पता लगा रहे हैं कि इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो, उसका पता लगाने के लिए हम NH2OH और HCN से रिएक्शन करवाते हैं। अब ये जो CO जो ग्रुप है ना, वो बच्चों कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CHO है। इसका पता लगाने के लिए हम एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि देखिए कैसे करते हैं कि ग्लूकोज का जब आप, अब यहाँ पे हम पता लगाना है कि ये CO जो है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपका क्या है बच्चों, CHO ग्रुप है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं जनरली ब्रोमीन वाटर। क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमीन वाटर। इस ब्रोमीन वाटर से क्या होगा, ये ग्लूकोज का ये CHO ग्रुप जो होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो होल कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे ये पता चलता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका CHO ग्रुप है, ठीक है। चलिए मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ, रिएक्शन कैसे होती है इसकी। तो अच्छा देखिए, ये जो है हम यहाँ पे रिएक्शन को देख लेते हैं। ये आपका CHO और 4, अब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, Br2 और H2O, ठीक है, ओके। अब देखिए ये क्या बनाएगा, यहाँ पे CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देगा क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और इसको कर देगा COOH में कन्वर्ट। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे का ऐसा रहेगा। तो बच्चों यहाँ से पता चला कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस फॉर्म में है, CHO की फॉर्म में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज के अंदर बच्चों देखो कि ये 4 जो है ना OH ग्रुप जो है, कितने हैं, 5 OH ग्रुप है, कितने, ये देखिए ये 4 OH और एक ये 5 OH। इस 5 OH का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं, ठीक है, एसिटाइलेशन करवाते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है वो आपका CH3CO होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का जब यूज करते हैं तो ये इससे रिएक्ट कर लेता है। इससे पता चलता है कि आपके ग्लूकोज के अंदर कितने हैं, 5 OH ग्रुप है। और आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो आपका स्टेबल कंपाउंड है। अब जब ग्लूकोज OH ग्रुप जो एक ही कार्बन पे होते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वहां से वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो यहाँ पे ये 5 OH ग्रुप जो है एक्चुअल में स्टेबल कंपाउंड, ग्लूकोज स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ये 5 OH ग्रुप जो है वो डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आता है। तो हम बात करते हैं देखिए एसिटाइलेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या देखते हैं बच्चों, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हमने क्या किया है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने आपको लिखवाया था CH3
CO होल्ड ट्वाइस O, ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ से क्या होगा, ये जहां जहां OH ग्रुप है ना, वहां वहां ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 5 जगह इसकी रिएक्शन होगी। इसको लिखेंगे CHO, CO, CH3, ये फॉर्म कर देगा होल 4, और नीचे भी ये ऐसे का ऐसे फॉर्म करेगा CH2O, CO, CH3, ये फॉर्म करेगा, है ना। तो ये पेंटा एसीटेट, इसको बोलेंगे बच्चों पेंटा एसीटेट फॉर्म करेगा। ये पेंटा एसीटेट ये शो करता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स है। कितने बच्चों? 5 OH ग्रुप्स है, और ये पांचों के पांचों डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस क्योंकि एक्चुअल में ग्लूकोज क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि यदि एक ही कार्बन से यदि OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो आपको पता है कि ये वाटर रिमूव कर देते हैं, है ना, वाटर रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इस मतलब ये स्टेबल कंपाउंड है, मतलब पांचों OH जो है वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि जो ग्लूकोज जो है वो, उसमें 1 डिग्री OH ग्रुप का पता लगाने के लिए, 1 डिग्री जो है मतलब प्राइमरी एल्कोहल का पता लगाने के लिए हम एक यूज करते हैं, देखिए, है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल होता है, इसका पता लगाने के लिए हम HNO3 के साथ में ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? HNO3 के साथ में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। देखिए HNO3 के साथ में जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड, ये दोनों जो है वो ऑक्सीडाइज होके आपका सैकेरिक एसिड दे देते हैं। ठीक है, इस सैकेरिक एसिड से आपको पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल होता है। क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है, इससे पता चलता है। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम। ये सैकेरिक एसिड जो है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, मतलब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो देखिए हम ग्लूकोज को CHO, CH2OH होल्ड 4 लिखते हैं, CH2OH। इसकी हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं HNO3 के साथ। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH ग्रुप में। ये भी आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमको मिल जाएगा इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। दूसरा ये ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, आप इसको ग्लूकोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्लूकोनिक एसिड देखा था, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है। इस ग्लूकोनिक एसिड का आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं HNO3 के साथ में, यहाँ पे भी आपको सैकेरिक एसिड मिलता है, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑब्टेंड होता है। तो ये रिएक्शन क्या शो करती है? ये रिएक्शन शो करती है कि इसमें 1 डिग्री जो है वो अल्कोहल, 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, क्योंकि देखिए ये 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, इसीलिए यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि फिशर प्रोजेक्शन की, है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं स्ट्रक्चर, उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो देखिए बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन में हम एक तो ओरिजेंटल मतलब वर्टिकल लाइन लेते हैं, ऐसे इस तरीके से वर्टिकल लाइन लेते हैं, और क्रॉस में हॉरिजेंटल लाइन से मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हॉरिजेंटल लाइन होती है और आपके मतलब वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन से। ठीक है, इस प्रोजेक्शन में ये होता है। और जहां पे आपकी मतलब
जहाँ पे एंड होता है, ठीक है, मतलब वो वर्टिकल लाइन के एंड पे हो या फिर हॉरिजेंटल लाइन के एंड पे हो, है ना, वहां पे एटम को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जो एटम है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वर्टिकल लाइन में है ना, कार्बन के कंपाउंड, मतलब कार्बन से एसोसिएटेड, मतलब यहाँ पे हम कार्बन लिखेंगे, और यहाँ पे जो है वो आपसे आप हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप ओरिजेंटल लाइन में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एच एंड ओ एच जो है वो वर्टिकल आपके हॉरिजेंटल लाइन में आएगा, वर्टिकल लाइन में कार्बन से एसोसिएट कंपाउंड आएंगे। जहां पे देखिए बच्चों आपके कार्बन, जहां पे आपको यहाँ क्रॉस दिख रहा है, ठीक है, वहां पे एक कार्बन होता है। जितने क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं, ये जहां पे क्रॉस करती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, वहां पे कार्बन होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बन होता है। ये कार्बन जो है वो लिखते नहीं है हम उसको, हमको पता है कार्बन होता है, लेकिन एंड पार्ट पे आपको जो मतलब आपके मतलब मॉलिक्यूल होता है, आपको वहां वहां पे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जो ग्रुप होता है वो मेंशन करना पड़ता है, मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप है ना, यहाँ पे ग्रुप को मेंशन करना पड़ता है। एंड पार्ट के बीच के जहाँ पे क्रॉस होता है वहां पे हम उसको नहीं शो करते। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकोज को हम फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखेंगे। तो ग्लूकोज में एक्चुअल में क्या होता है, ये आप क्या लेंगे, ये आपने वर्टिकल लाइन ले ली। अब वर्टिकल लाइन में आपने देखा कि एक ग्रुप तो यहाँ पे आएगा, एक ग्रुप आपका यहाँ पे आएगा। तो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्रुप CHO ग्रुप होता है। इस CHO ग्रुप को आपने यहाँ पे लिख दिया। सबसे नीचे जो है वो भी आपका ग्रुप लिखेंगे, CH2OH। ये दो हो गए। अब बीच में आपको चार जो है वो कार्बन बनाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे चार इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। एक कार्बन यहाँ पे हो गया आपका, दूसरा कार्बन यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, और फोर्थ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डाला है वहां पे H और OH आप लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? इस तरीके से आप लिखेंगे, है ना। अब जो HOH किस तरफ बनाने वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन आपको लगाने HOH ही है। ये आपका हो गया ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोनिक एसिड, है ना। ग्लूकोनिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ग्लूकोनिक एसिड में जो CHO ग्रुप होता है ना, वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी एज इट इज है, तो बाकी एज इट इज हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे COOH, यहाँ पे सबसे नीचे लिखेंगे CH2OH, और बाकी सारी ही आपको एक जैसा है, एज इट इज है। HOH, OH, H, वापिस HOH, HOH। ये हो गया बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। अब सैकेरिक एसिड लिखना है आपको। तब कैसे लिखेंगे? सैकेरिक एसिड में यहाँ पे जो है CH2OH वो भी क्या होता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका 1 और 6 कार्बन पे COOH ग्रुप होता है सैकेरिक एसिड में। तो ये हो गए। अब बीच में चार जो है आपके हाइड्रोजन को, सॉरी, चार कार्बन को आप इस तरीके से शो करेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। यहाँ पे वापस जो है आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड करने हैं। तो जो फिशर प्रोजेक्शन आपको लिखने आ गया, तो फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से आपको ग्रुप को शो करना है, ठीक है, ग्रुप और एटम को शो करना है। चलिए, होप कि बच्चों ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, है ना। फिशर स्ट्रक्चर आपको आ गए होंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, वो करेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। तो देखिए बच्चों, ग्लूकोज का करेक्ट नाम क्या है पहले तो हम वो देखते हैं, है ना। तो इसको करेक्ट नाम क्या है, इसको लिखते हैं हम बच्चों ग्लूकोज को D+ ग्लूकोज। क्या बच्चों इसका नाम D+ ग्लूकोज है। डी जो होता है ना वो होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसके लिए होता है
और प्लस का सिग्नेचर जो है वो इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को बताते हैं। अभी बताऊंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर क्या होता है, अभी आप ये समझिए। डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को एक्सप्लेन करता है। आपको समझ में आ गया, ग्लूकोज को लिखते हैं डी प्लस ग्लूकोज, डी कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है और प्लस का साइन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को शो करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ये डी और एल, ये दोनों फॉर्म है ना, डी और एल जब हम लिखते हैं इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता। ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए मैंने क्रॉस लिख दिया, है ना। अब इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो रिलेशन जो है ना वो बच्चों स्मॉल डी और स्मॉल एल, ये भी आपने कहीं पे देखा होगा, इन दोनों का भी ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर? तो डी और एल क्या इंडिकेट करते हैं, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करते हैं। किसको? रिलेटिव। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करते हैं और एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को, रिलेटिव इन द रिलेशन ऑफ अदर कंपाउंड, किसी दूसरे कंपाउंड के रिलेशन में ये जो है नाम लिखे जाते हैं। तो इसका नाम जो पर्टिकुलर आइसोमर होता है जिसके रिलेशन में ये डी और एल लिखे गए हैं उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में एक्चुअल में एक असिमेट्रिक कार्बन होता है। कितना होता है? 1 एसिमेट्रिक कार्बन होता है। वन कार्बन एसिमेट्रिकल होता है। और ये जो है ना ग्लिसरैल्डिहाइड दो फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? और जो दोनों फॉर्म जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है वो बच्चों 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। इसका फिशर प्रोजेक्शन में आपको बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए ये जो है ये आपका ग्लिसरैल्डिहाइड, इस तरीके से इसका फिशर प्रोजेक्शन लिखा जाता है 3 कार्बन का। यहाँ पे एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप मैंने लगा दिया है, ओके, और यहाँ पे मैं CH2OH लगा दूंगा, है ना। अब यहाँ पे आपको एक OH, यहाँ पे H, तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, और इसका नाम क्या बताया? ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन का है, ठीक है, तो एल्डिहाइड है इसलिए हमने इसको इस तरीके से बोला। अब ये दो एनंशियोमर फॉर्म में मिलता है, इसकी दूसरी फॉर्म कैसे बन सकती है? एक OH उस तरफ ले जाओ और H इस तरफ ले जाओ, तो वो दूसरी फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो अच्छा देखो, मैं इसको OH को इस तरफ लिख दिया और H को इस तरफ लिख दिया, बाकी जो है उसको चेंज नहीं करना है और बाकी चेंज नहीं होगा, इस तरीके से ही रहेगा। तो ये भी ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन ये दो एनंशियोमरिक फॉर्म है, एक फॉर्म को हम बोलते हैं प्लस, इस फॉर्म को बोलते हैं प्लस, और दूसरे फॉर्म को बोलते हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ग्लिसरैल्डिहाइड की फॉर्म मिली है, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। ये दोनों फॉर्म जो होती है वो एनेंशियोमरिक फॉर्म है। क्या है? एनेंशियोमरिक फॉर्म। तो बच्चों ये जो है ना डी और एल फॉर्म जो है वो कैसे आई, है ना। तो देखिए बच्चों ये डी और एल फॉर्म जो है वो डी फॉर्म जो है उसको, उसमें ये जो प्लस फॉर्म है ना, ये प्लस फॉर्म को हम बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं? डी फॉर्म, है ना। इसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। ये डी कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे पता चलेगा? जब OH ग्रुप जो है वो यदि राइट हैंड साइड में हो, कौन से? राइट हैंड साइड में हो OH ग्रुप, तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, ठीक है। और उसको बोलेंगे डी प्लस। क्या बोलेंगे बच्चों? डी प्लस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब देखिए तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इस तरीके का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो सारा का सारा डी प्लस होगा, है ना। और जिनमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में हो, क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या करेंगे? उनको हम, और ये माइनस जो साइन है और लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, मतलब एल कॉन्फ़िगरेशन में, एल आइसोमर्स में क्या होता है कि आपका OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, और डी में OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में होता है। अब बच्चों देखिए, जिस किसी भी आप मोनोसेकेराइड को कोई मतलब पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं तो आपको लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम को देखना है, ठीक है। तो लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कौन सा है बच्चों? ये जो है अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, ये तो सिमेट, यहाँ पे अनसिमेट्री नहीं है, ये कार्बन एटम अकेला जो है, यहाँ पे देखिए कार्बन एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। एक कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो तब वो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन एटम से चारों ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए हैं। एक तरफ H जुड़ा है, एक तरफ OH जुड़ा है, एक तरफ CHO जुड़ा हुआ है और एक तरफ आपका CH2OH जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एटम जो है वो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है। ये लोवेस्ट कार्बन एटम है, हम इसी को देखते हैं, ठीक है। तो जब आपका अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम जो है, लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम में यदि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों D+, ठीक है। और जब लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ ग्रुप, ये जो कार्बन एटम है लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम में यदि OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हुआ होता है बच्चों, तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है L, है ना। क्या होता है आपका? L, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब चलिए हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम कंपेयर फिशर प्रोजेक्शन में बना रहा हूँ ग्लूकोज का। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे लिखता हूँ CHO और हमने यहाँ पे लिखा था CH2OH, ठीक है। इस तरीके से मैंने चारों ग्रुप ये बना दिए। अब आप देखिए यहाँ पे मैं सारे ग्रुप डाल देता हूँ। HOH, ये OH है, ये H है, फिर यहाँ पे HOH, ये आपका HOH। तो बच्चों यहाँ लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम जो है वो ये वाला है, ठीक है। ये सबसे लोवेस्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। इसमें OH ग्रुप किस तरफ जुड़ा हुआ है? राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन D+ हो जाएगा, ठीक है, D+। तो इसको बोलेंगे D+ ग्लूकोज। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ग्लूकोज का दूसरा जो स्ट्रक्चर है, ये तो अभी हमने बात की है नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम इस नॉर्मल स्ट्रक्चर से बहुत सारी बातों को समझा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हम मतलब ओपन स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते हैं। ग्लूकोज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को तो हम ओपन स्ट्रक्चर से समझा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को और कुछ फैक्ट्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ओपन स्ट्रक्चर से। तो देखिए जैसे कि हमने बताया कि जैसे शीप टेस्ट जो है, ग्लूकोज शीप टेस्ट देता है। ये शीप टेस्ट जो है वो आपके इससे नहीं समझाया जा सकता, किससे? ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये आपके NaHCO3 के साथ में ग्लूकोज, है ना, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता। क्या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता? ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता। ये चीज भी हम ओपन स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते। दूसरा, हमने बात की थी पेंटा एसीटेट की। ये जो पेंटा एसीटेट बनाया था एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज की, ये आपके पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट नहीं करता। किससे रिएक्ट नहीं करता? हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट नहीं करता। तो ये इंडिकेट करता है, पेंटा एसीटेट से हमने ये बताया था कि 5 OH ग्रुप होते हैं, है ना। तो 5 OH ग्रुप होते हैं, लेकिन ये 5 OH ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो यदि ये फ्री होते तो NH2OH के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस पेंटा एसीटेट जब फॉर्म होता है तो आपका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट नहीं करता। तो ये इंडिकेट करता है कि मतलब ग्लूकोज के अंदर जो है फ्री OH ग्रुप जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जो है, क्या चीज और एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, यहाँ पे शीप रिएजेंट NaCO3 के साथ रिएक्शन,
और ये सेकंड है बेटा, ये थर्ड है आपका, और ये अपना 4 है। अब फोर्थ में देखिए ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलता है आपको। ग्लूकोज एक तो अल्फा फॉर्म होती है और दूसरी बीटा फॉर्म होती है। अब अल्फा फॉर्म जो होती है वो 303 केल्विन पे अल्फा फॉर्म मिलती है ना, 303 केल्विन पे अल्फा फॉर्म मिलती है, और 371 पे बीटा फॉर्म मिलती है। इनका बिहेवियर जो है अल्फा और बीटा फॉर्म का बिहेवियर, ये भी ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की, है ना, तब साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया ग्लूकोज का। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, जो आपका ग्लूकोज का जो फर्स्ट OH ग्रुप होता है ना, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है उसका आपका CHO ग्रुप से, मतलब फर्स्ट OH ग्रुप नहीं, 1 OH ग्रुप, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, 1 OH ग्रुप, मतलब एक OH ग्रुप जो है उसका CHO ग्रुप के साथ में एक, मतलब इससे ऐड हो जाता है ये, है ना, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है हेमी एसिटेट जैसा, हेमी एसिटेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक OH, 1 OH नहीं, एक OH CHO ग्रुप के साथ में फॉर्म, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और हेमी एसिटेट जैसा स्ट्रक्चर देता है। अभी देखते हैं हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बच्चों देखिए ये कैसे है ना इन्वॉल्व होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए, इसमें जो है ना ये आपका ये CHO ग्रुप है ना, और ये 5वें नंबर का कार्बन, ये यहाँ पे ये 5वें नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप। ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ में ये OH जो है वो बच्चों इस CHO के साथ में एक्चुअल में ज्वाइन हो जाता है। तो ये देखिए ये OH जो है इस CHO के साथ ज्वाइन होकर क्या कर देगा, मतलब 5 प्राइम कार्बन का जो आपका OH है वो आपका CHO ग्रुप के साथ में इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है ना, इस तरीके से ये वाला जो फिगर है ना, तो ये OH ग्रुप जो इसके साथ अटैच हो गया, है ना, तो ये 1 कार्बन पे आपका CHO ग्रुप था, तो यहाँ पे आपका OH CH हो जाएगा, है ना, और ये ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के बीच में एक, मतलब साइक्लाइजेशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये जो चेंजेस जो है वो सिर्फ आपका C1 कार्बन पे चेंजेस है, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दो ग्लूकोज आपको मिल रहे हैं, ये आपका C1 कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो C1 कार्बन पे आपके OH ग्रुप जो है ये आप देख रहे हो इस तरफ है राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, बस यही चेंज है इसमें। तो इनको हम एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपका OH ग्रुप जो C1 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उसकी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है, बाकी सबकी पोजीशन एक जैसी होती है, तो उसको बोलते हैं एनोमर्स, है ना, या एनोमरिक कार्बन, ठीक है। तो एनोमरिक कार्बन क्या है, जो OH ग्रुप है वो उसकी पोजीशन एट C1, ठीक है, वो चेंज होती है, और ये दोनों ही आपके कार्बन कैसे है, एनोमरिक कार्बन कहलाते हैं। साइक्लाइजेशन आपको समझ में आ गया। साइक्लाइजेशन में मैंने आपको बताया कि ये जो 5 प्राइम का जो OH ग्रुप है ये CHO के साथ में साइक्लाइजेशन में होता है, और इस तरीके से ये आपका इन दोनों के साथ में ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। ओके, तो अब देखिए आगे देखते हैं बच्चों, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ बच्चों, ये कैसे होता है। देखिए ये देखिए, ये हमने इस तरीके से लिखा था, ये लिखा था CHO, ये लिखा था CH2OH, और ये 5 प्राइम का जो OH ग्रुप था ना, ये OH 1 2 3 4 और 5, ओके, ये इसके साथ साइक्लाइजेशन में होता है। तो देखिए इस OH को इसके साथ साइक्लाइजेशन में आपको लिखना है, H को आप यहाँ लिख लेंगे और ऑक्सीजन को इन दोनों के बीच में ब्रिज बना के लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया, यहाँ पे लिख सकता हूँ COH, ये वाला जो है ना ये
ये दोनों को एक साथ लिख दिया और H को मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। ओके, अब बाकी सब एज इट इज लिखो आप, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये जो है इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी पोजीशन को आप, ये 1 कार्बन है, इसमें OH की पोजीशन को आप एक बार इस तरफ दिखाओ, दूसरी तरफ उस तरफ दिखा दो आप, ठीक है। तो ये जो है एक बार इस तरफ आप लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये वाली पोजीशन जो है उसको, और ये वाली 1 कार्बन पे है ना, OH ग्रुप की जो पोजीशन है उनको हम एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। तो बच्चों इनको है ना हम अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है, जहाँ पे OH जो है राइट हैंड साइड में है, ये आपकी अल्फा स्ट्रक्चर है, और ये वाला है बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा फॉर्म, और इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। ये दोनों क्या होती है, एनोमरिक कार्बन होती है, ठीक है। ये होती है एनोमरिक फॉर्म, ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, इनको हम एक्चुअल में 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं पाइरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, पाइरेनोज स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं इसको। तो ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा फॉर्म में होता है, क्लियर। अब देखिए, ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर जो पाइरेन रिंग का एनालॉग होता है, इसका इसका एनालॉग है, पाइरेन रिंग का एनालॉग होता है। तो ये एक साइक्लिक आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक तो ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन 5 कार्बन। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको पाइरेन रिंग बना रहा हूँ, फिर मैं आपको पाइरेनोज स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। ये जो है, ये पाइरेन रिंग है। तो इसमें देखो आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये पाइरेन रिंग है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ग्लूकोज जो है वो पाइरेनोज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो अल्फा पाइरेनोज और बीटा पाइरेनोज दो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, है ना। तो अल्फा में क्या होगा, OH ग्रुप नीचे की तरफ होगा, और बीटा में OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा। तो मैं यहाँ पे 6 कार्बन का मतलब 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का रिंग बना देता हूँ। ये देखो, ये बन गई आपकी, है ना। तो 6 एटम का आपका रिंग बन गया, जिसमें आपका 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो ये C1 कार्बन है, ठीक है। C1 कार्बन, ये आपका C2 कार्बन, ये C3, ये C4 और ये C5 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे H ऊपर हो और OH नीचे हो, तो इस फॉर्म को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूको, अल्फा डी और प्लस, है ना, ग्लूको पाइरेनोज। और यदि ये आपका फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ एनोमरिक कार्बन ऊपर की तरफ हो, तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो बाकी सब में तो एज इट इज रहेगा। अभी मैं उसको भी बना देता हूँ आपका, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से, एक मिनट, यहाँ पे OH ऊपर बना दिया, यहाँ H नीचे बना दिया। ये है आपका बीटा, बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज स्ट्रक्चर। ये भी आपका बी प्लस है, ठीक है। तो आपका ये एनोमरिक कार्बन जो है वो इसमें ऊपर होता है बीटा में, और आपका एनोमरिक कार्बन जो है अल्फा में नीचे होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेवार्थ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हेवार्थ स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो बच्चों ये चीज सब समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रक्टोज की। देखो यहाँ पे हम इसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, यहाँ पे फिर हाइड्रोक्सिल थर्ड कार्बन है ऊपर। फिर आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, OH और AH, यहाँ पे लिखेंगे आप CH2OH। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से, है ना। ये 1, देखो बाकी किसी में कोई मतलब चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ एनोमरिक कार्बन में जो है वो आपको चेंज दिखाना है। ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये आपका H है और ये CH2OH है, ये 6 कार्बन है। तो बात करते हैं हम बच्चों फ्रक्टोज की, है ना। देखिए फ्रक्टोज जो होता है वो, फ्रक्टोज को हम बोलते हैं कीटो हेक्सोस। ये क्या होता है, कीटो हेक्सोस शुगर होती है, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, कैसा होता है, CO ग्रुप होता है। ये एक्चुअल में डाइसेकेराइड सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है। किससे मिलता है, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से आपको फ्रक्टोज ऑब्टेंड होता है। देखिए नेचुरली जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो किस में मिलते हैं, फ्रूट्स में, है ना, फ्रूट्स में मिलते हैं, हनी में मिलते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स में मिलता है, इन सब में मिलता है। प्योर फॉर्म जो होता है इसका, उसको स्वीटनर की तरह यूज करते हैं। इसके प्योर फॉर्म को हम स्वीटनर की तरह यूज करते हैं। बच्चों अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए फ्रक्टोज का कैसा होता है कि, मैं लिख लेता हूँ, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं CH2OH, इसमें कीटो ग्रुप होता है इस तरीके से। फिर वापस आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 कार्बन तो हो गया आपका। अब आपको 4 कार्बन और लिखना है, तो 3 ऐसे लिखेंगे, लास्ट को आप CH2OH लिख देंगे। ओके, यहाँ पे आप OH H ऐसे लिखेंगे, फिर आप HOH और HOH, ये हो गया। तो यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप कभी भी एक्चुअल में फ्री कार्बन पे नहीं होता, तो ये सेकेंड कार्बन पे है, और फर्स्ट कार्बन पे आपका CH2OH है। इसका देखिए, इसका ये क्या है, डी डी फ्रक्टोज है। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्यों है, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिक कार्बन से ये जो OH है वो राइट हैंड साइड में है। ठीक है बच्चों, तो ये डी है, और लेकिन ये लीवो रोटेटरी होता है। कैसा होता है बच्चों, लीवो रोटेटरी, तो माइनस लिखते हैं हम इसको। लीवो रोटेटरी जो होता है एक्चुअल में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका टिल्ट कर देता है, इसलिए लीवो रोटेटरी होता है ये, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये डी सीरीज से बिलोंग करता है, लेकिन होता कैसा है, लेवो रोटेटरी। ठीक है, लेवो रोटेटरी होता है बच्चों। इसकी दो फॉर्म होती है, ठीक है, दो साइक्लिक फॉर्म होती है, एक तो अल्फा फॉर्म होती है, दूसरी बीटा फॉर्म होती है ना। और ये 5 मेंबर रिंग होती है इसमें, 5 मेंबर रिंग होती है। इस 5 मेंबर रिंग को हम फ्यूरेनोस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोस। और हमने बताया था कि आपका ग्लूकोज में क्या होता है, पायरेनोस रिंग होती है, वो 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, इस 5 मेंबर रिंग के अंदर बच्चों देखिए 4 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो कैसे होती है ये, उसको देख लेते हैं।
देखिए ये फ्यूरेनोज रिंग इस तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए 5 मेंबर रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेन, है ना। इसमें एक ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है। अब कुछ इसी तरीके से हम फ्रक्टोज का रिंग बनाएंगे, वो भी हम 5 कार्बन बनाएंगे। तो हमने क्या किया था, पहले जो है ना CH2OH को लिखा था, और ये COO सेकेंड कार्बन पे है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये 3 है ना, फिर CH2OH, और इसका जो यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन जो है इसका साइक्लाइजेशन में था इसके साथ में OH ग्रुप, तो इसको साइक्लाइजेशन में हम रखेंगे तो H जो है इसको हम सिंगल बॉन्ड से इससे जोड़ देंगे H के साथ में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस H को इसके साथ, ये H को इसके साथ जोड़ दिया, और ऑक्सीजन को इसके साथ साइक्लाइजेशन में मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा ग्रुप में हटा देता हूँ। अच्छा, ओके, ये हो गया आपका, है ना। तो ये हो गया आपका एक, और दूसरा आप इस ग्रुप को इस तरफ ले लो और इस OH को उस तरफ ले लो, तो देखो कैसे बनता है आपका। इस ग्रुप को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, ये ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका नाम जो है आपका, इसका नाम है अल्फा डी माइनस फ्यूरेनोज। इसका नाम है बीटा डी माइनस फ्यूरेनोज। बच्चों ये फ्यूरेनोज जो है वो 5 कार्बन रिंग की वजह से आया। ठीक है, इसकी कितने कार्बन की रिंग होती है, 5 कार्बन की रिंग होती है, जिसमें एक आपका ऑक्सीजन और चार चार हाइड्रोजन, 4 कार्बन है। तो एक आपका, 2, 3, है ना। तो इस तरीके से इनके आपके एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन है, तो टोटल 5 कार्बन की रिंग है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ये जो डी डी है ना, वो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। ठीक है, यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डी है ना, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में, ये वाला OH ग्रुप राइट हैंड साइड में। दूसरा है नेगेटिव साइन जो यहाँ पे लिखा है ना, ये माइनस, ये क्या है, ये लेबर रोटेटरी है। दोनों ही फ्रक्टोज जो लेबर रोटेटरी होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट करते हैं, इसलिए उसको हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, और ये अल्फा फॉर्म क्या है, अल्फा और बीटा फॉर्म जो है वो एनोमरिक कार्बन को डिनोट करती है। तो एनोमरिक कार्बन मतलब ये C1 कार्बन को डिनोट करती है। तो यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो आपका किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इस तरफ कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो अल्फा फॉर्म होगा, और राइट हैंड साइड में होगा तो बीटा फॉर्म होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इस टू एनोमरिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज को हम हेवार्थ फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। हेवार्थ फॉर्मूला है ना, टू एनोमरिक कार्बन को हम बच्चों हेवार्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके। हेवार्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको साइक्लिक रिंग में बनाएंगे हम इस तरीके से, जो फ्यूरेनोज रिंग है उसको। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे CH2OH, यहाँ लिखेंगे OH, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका OH, फिर HOH, फिर ये जो है वो लिखेंगे CH2OH, और ये H। देखो ये कैसे लिखा, हमने यहाँ से लिखा है ना, ये जो इसको साइक्लिक फॉर्म में ले लिया, इसको हमने ऑक्सीजन को क्या किया, साइक्लिक फॉर्म में ले लिया, है ना।
इस ऑक्सीजन को हमने साइक्लिक फॉर्म में ले लिया, है ना। फिर एक कार्बन से आपने इसको ऊपर की तरफ जोड़ दिया, इसको नीचे की तरफ, फिर इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ, और ये जो है आपका ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलवेज ऊपर की तरफ आपको रखना है। तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है देखो इस तरीके से बनाया है। मैं यहाँ पे आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसे बना है। जस्ट अ मिनट। बच्चों यहाँ पे मैं आपको इन दोनों स्ट्रक्चर से ही आपको फॉर्म करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये जो है इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। अब मैं अल्फा डी ग्लूको फ्रक्टोफ्यूरेनोल बना रहा हूँ। ये ऑक्सीजन को मैंने अंदर ले लिया। अब मैंने इस ग्रुप को ऊपर की तरफ लिया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन नंबर क्या है, सेकंड, है ना। ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन को मैं ऐसे लिखूंगा, OH को नीचे लिखूंगा। वापस यहाँ जितने ग्रुप है ना लेफ्ट हैंड साइड में, उसको ऊपर की तरफ लिखना है आपको, लास्ट वाले ग्रुप को छोड़ के। ठीक है, या H या OH, ये तीसरा है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, ये छठा है। तो पांचवे से आपको छठे को जोड़ना है। ये पांचवा कार्बन है, पांचवे में H को आप नीचे ले लो, यहाँ पूछो H और CH2OH को कैसे लिखेंगे, ऊपर। ठीक, ये हो गया आपका, ये CH2OH को ऊपर लिखा, इस H को नीचे लिखा। अब हम, ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अब हम बात करते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, है ना। ये था अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। देखिए इसको भी आपको 5 कार्बन रिंग बनानी है ऐसे। यहाँ पे OH ग्रुप को, इस OH ग्रुप को आपको ऊपर दिखाना है, CH2OH को नीचे दिखाना है। बाकी आप एज इट इज रखना है। ठीक है, जैसा वहां था वैसा का वैसा, हमने कोई चेंज किया ही नहीं है। यहाँ पे CH2OH ग्रुप को एज इट इज लिखना है। ये आपका बीटा डी हो गया, बीटा डी प्लस, नहीं बीटा डी माइनस, सॉरी बच्चों, ये है आपका अल्फा डी माइनस। समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की, है ना। तो डाइसेकेराइड जो होते हैं बच्चों, वो डाइसेकेराइड क्या होते हैं, देखिए डाइसेकेराइड होते हैं, उसमें उसका हाइड्रोलाइसिस आप जब करते हो तो दो मोनोसेकेराइड इकाई मिलती है। तो डाइसेकेराइड का आप जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मोनो सेकेराइड मिलेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस आप करते हैं डाइल्यूट एसिड या एंजाइम के प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में आप करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये दोनों जो मोनोसेकेराइड जो यूनिट होती है डाइसेकेराइड में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ी रहती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी रहती है। अब डाइसेकेराइड जो है बच्चों, वो है ना दो तरीके का होता है, एक तो रिड्यूसिंग शुगर होती है, दूसरा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, एक तो रिड्यूसिंग होती है और दूसरी डाइसेकेराइड जो होती है नॉन रिड्यूसिंग होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे ये CHO और CO ग्रुप, ये क्या होता है, फ्री होता है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए, रिड्यूसिंग शुगर के माल्टोस और लैक्टोस, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो आपका सुक्रोज है।
ठीक है, मतलब ये है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं उसमें ये CHO और CO ग्रुप, ये दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप है, ये बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बॉन्डेड। एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, एक डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे सुक्रोज है ना। इस सुक्रोज को आप जब हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको इक्विमोलर में मिक्सचर में दो मोनोसेकेराइड मिलता है। एक तो D प्लस ग्लूकोज आपको मिलता है और दूसरा मिलता है आपको D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो डी जो होता है वो आपको पता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिया था, सबसे नीचे वाला जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम था वहां से लिया था। और ये जो होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में क्या करता है? टिल्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सुक्रोज को कैसे लिखेंगे बच्चों? C12H22O11। इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया आपने तो ये बना आपका C6H12O6। ये तो है आपका D प्लस ग्लूकोज, और दूसरा आपका मिला, इसका नाम है D माइनस सॉरी फ्रक्टोज। ठीक है, ये आपका क्या है? फ्रक्टोज है। इस तरीके से डाइसेकेराइड के हाइड्रोलाइसिस से आपको मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेंड होती है। अब बच्चों देखिए, ये आपका जो सुक्रोज मैंने बताया है, इस सुक्रोज के अंदर क्या होता है? ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ना। ये आपका क्या है बच्चों? सुक्रोज है। अब इस सुक्रोज में एक तो ग्लूकोज यूनिट है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा रहता है। ये क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में होती है? ये C1 कार्बन है। C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में होती है ना ग्लाइकोसाइडिक। किसके किसके बीच में होती है? एक तो C1 कार्बन ऑफ, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है ना, तो C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड ये जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अब आपका जो सुक्रोज होता है बच्चों वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है? सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखिए हम इस सुक्रोज को एक बार देखते हैं। ये सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मैंने बताया ना। लेकिन इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं? तो बच्चों हाइड्रोलाइसिस से अभी हमने बात करी थी, एक तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, और दूसरा आपको क्या मिलेगा बच्चों? फ्रक्टोज। ये दोनों मिलते हैं। अब ग्लूकोज जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस के बाद में वो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। फ्रक्टोज जो होता है बच्चों वो लीवो रोटेटरी होता है। ये इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन जो होता है वो होता है बच्चों प्लस 52.5 डिग्री, ये डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। इसका फ्रक्टोज जो ऑब्टेंड होता है उसका लीवो रोटेशन होता है माइनस 92.4 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये लीवो रोटेशन जो है फ्रक्टोज का ज्यादा होता है, इसीलिए आपका सुक्रोज जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस के बाद में उसके रोटेशन का साइन चेंज हो जाता है और वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी हो जाता है। इसीलिए उस शुगर को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो
रोटेटरी होता है, प्लस साइन होता है। और आपका जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो लीवो रोटेशन आपको ज्यादा मिलता है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ आपका ये साइन में चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ साइन। साइन का आपका क्या हो जाता है इन्वर्जन हो जाता है। और इस शुगर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस पर क्या होगा, सुक्रोज जो अपना साइन चेंज कर देता है फ्रॉम प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी की तरफ, और जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्ट शुगर। बच्चों माल्टोज की बात करते हैं हम, ये तो हो गया सुक्रोज, है ना। अब हम बात करते हैं माल्टोज की। तो माल्टोज जो होता है, इस माल्टोज में भी ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसकी दो यूनिट होती है, एक तो होती है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है इसकी। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज, इसका C1 कार्बन इसके C4 कार्बन से लिंक होता है। ठीक है, तो एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन से लिंक होता है। और यहाँ पे एक्चुअल में C1 सेकेंड ग्लूकोज का जो C1 कार्बन होता है, ये C1 C4 से लिंक है। ठीक है, और इसका जो C2 जो इसका जो है ना, एक्चुअल में C1 जो है वो क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, इस ग्लूकोज का C1 फ्री होता है। तो यहाँ पे C1 पे जो CHO ग्रुप है ना, वो आपका फ्री होता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, ये तो फ्री पार्ट है। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर। ये आपका डाइसेकेराइड या माल्टोज। माल्टोज में मैंने आपको बताया कि ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज जो है आपस में क्या कर रहे हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है आपको, किस किस के बीच में, C1, ये C1 और C4 के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। किस किस के बीच में होती है आपके, ये होती है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। देखिए बच्चों, लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज है ना, लैक्टोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। इसकी दो यूनिट होती है, एक तो होती है आपकी बीटा डी ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट होती है, वो भी होती है बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है बच्चों, एक तो लैक्टोज और दूसरा गैलेक्टोज होती है। ये जी है, तो ये तो आपका गैलेक्टोज है। ये देखिए बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसके बीच में जो आपका ये होता है 1 और 4 के बीच में, है ना। तो लिंकेज क्या होती है ना, लिंकेज होती है बीटा 1,4 लिंकेज। ये लिंकेज होती है लैक्टोज में। और एक तो ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज होता है। इसमें जो है वो C1 कार्बन पे CHO ग्रुप जो है वो फ्री होता है, इसीलिए इसको इसीलिए हम इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, है ना। डाइसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पॉलीसेकेराइड जो होता है, पॉलीसेकेराइड में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट होती है। ये आपस में ज्वाइंट होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज से ये जुड़ी होती है। अब बच्चों ये जो है ना पॉलीसेकेराइड का काम क्या है, ये एक्चुअल में स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चरल आपका मटेरियल होता है ये अपना, स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। अब देखिए ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है आपका प्लांट के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, प्लांट का, प्लांट में मिलता है। और ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, किस फॉर्म में मिलता है, स्टोर फॉर्म में। और ये आपका डाइटरी सोर्स है ना, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, ये डाइटरी सोर्स होता है। ये किसमें मिलता है, स्टार्च आपका सीरियल्स में, दूसरा मिलता है ट्यूबर में, है ना, और वेजिटेबल में मिलता है। इन सब में स्टार्च आपको मिलता है। अब स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एमाइलोस, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन, PECTIN, ये CTIN है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमाइलोस की, एक मिनट। ये देखिए बच्चों ये एमाइलोज है। एमाइलोज के अंदर क्या है, ये एमाइलोज स्टार्च का, ये स्टार्च है और स्टार्च का क्या है, एक फॉर्म है एमाइलोज। एमाइलोज में 15 से 20% स्टार्च होता है, कितना होता है, 15 to 20% स्टार्च होता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। और ये अनब्रांच होता है, देखिए बच्चों यहाँ पे ब्रांचिंग कहीं पे भी नहीं है, कैसा है ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, यहाँ ब्रांचिंग कहीं पे भी नहीं है। इसका जो लिंकेज होता है वो अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, देखिए ये अल्फा लिंकेज होती है, कैसी लिंकेज है, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसको हम बोलते हैं अल्फा डी 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। मतलब एक का आपका 1 कार्बन दूसरे के 4th कार्बन के साथ में लिंक कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं, देखिए ये 4 कार्बन है और ये 1 कार्बन है। तो एक आपका जो है ये वाला ग्रुप है ना, क्या है ये बच्चों, स्टार्च में ग्लूकोज है, ये सारे ही ग्लूकोज है, क्या बच्चों, ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज सारी आपस में ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज 1 कार्बन से, दूसरा ग्लूकोज 4th कार्बन से क्या करता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। ये दो ग्लूकोज के बीच में होती है, एमाइलोज में होती है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन। बच्चों ये एमाइलोपेक्टिन जो है, यहाँ सेल्यूलोज लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें, एक मिनट बच्चों, एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि ये जैसे आपको लिंकेज दिख रही है, बीटा लिंकेज है, इसी तरह से यहाँ पे एक्चुअल में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है, यहाँ सेल्यूलोज नहीं हम बात करते हैं, एक मिनट, वो फिगर नहीं है हमारे पास में। तो देखिए बच्चों एमाइलोपेक्टिन जो है था, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो होता है उसको 80 से 85% स्टार्च होता है उसमें, है ना। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है 1,4 और मतलब अल्फा 14 C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। जैसे इसमें आपने देखा यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, अल्फा D 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है इसमें। लेकिन इसमें ब्रांचिंग भी मिलती है, एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ब्रांचिंग भी होती है ना, क्या होती है, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग जो होती है इसकी, वो होती है आपकी 1 कार्बन और 6 कार्बन के बीच में। तो इसमें जो ब्रांचिंग की जो लिंकेज होती है उसको बोलते हैं हम अल्फा D 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
तो बच्चों यहाँ पे दो चीजें समझ में आई है। एक तो आइए हमारे स्टार्च के दो फॉर्म है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है 15 से 20% फॉर्म में मिलता है, वाटर सॉल्युबल होता है। इनमें ग्लूकोज जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, वो अनब्रांच्ड होते हैं। लिंकेज जो होती है वो अल्फा डी 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ठीक है। दूसरी फॉर्म है एमाइलोपेक्टिन, जो 80 से 85% फॉर्म में मिलती है, मतलब स्टार्च होता है उसमें 80 से 85% स्टार्च होता है एमाइलोपेक्टिन में। और दूसरा जो है ये इनसॉल्युबल होती है, इसमें जो है वो अनब्रांचिंग जो होती है उसकी लिंकेज 1,4 लिंकेज होती है, जैसे आपका एमाइलोज में थी अल्फा डी 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दूसरा इसमें क्या है, ब्रांचिंग भी मिलती है एमाइलोपेक्टिन में। तो एमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग होती है वो 1 कार्बन की 6 कार्बन के साथ में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। किसके साथ में, 1 कार्बन की 6 कार्बन के साथ में ब्रांचिंग होती है। और उस ब्रांचिंग को आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उस लिंकेज को बोलते हैं अल्फा डी 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन में क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, एमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है। अब बच्चों अब हम आगे देखते हैं सेल्यूलोज, है ना। तो देखिए सेल्यूलोज के बारे में बात करते हैं। तो सेल्यूलोज जो होता है वो एक्सक्लूसिवली प्लांट में मिलता है, ये भी आपका पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, ठीक है। अब ये एक्चुअल में पूरी प्लांट किंगडम में आपके सेल्यूलोज सबसे अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। तो सेल्यूलोज जो है वो आपके प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा मिलने वाला आपका सब्सटेंस है। ये एक्चुअल में सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, आप सबको पता है, सेल वॉल में, है ना। प्लांट की सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज। ये एक्चुअल में स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है। क्या ऐसा है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है। इसकी जो यूनिट होती है वो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है। कैसी होती है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है। इसकी लिंकेज जो होती है वो C1 से दूसरे कार्बन की 4 कार्बन से, है ना। तो यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो देखिए ये कैसे है, इसको देखिए आप, ये रहा आपका सेल्यूलोज, है ना। ये आपका सेल्यूलोज है। यहाँ पे ये बीटा लिंकेज होती है, ये कौन सी लिंकेज है, बीटा लिंकेज। और एक का आपका 1 और दूसरे का आपका 4 कार्बन, ये आपका लिंकेज फॉर्म करता है, ठीक है। ये फिगर बहुत सही नहीं बना है, ये इस तरीके से यहाँ पे, है ना। तो ये 1 और 4, ठीक है। तो ये बीटा लिंकेज होती है, एक का C1 कार्बन है और दूसरे का 1 2 3 4 कार्बन के बीच में लिंकेज होती है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका सेल्यूलोज हो गया। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे लिंकेज क्या होती है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, है ना। ग्लाइकोजन को बोलते हैं हम एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ग्लाइकोजन का वो एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। कैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन का, मतलब ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों इसका स्ट्रक्चर, एमाइलोपेक्टिन का ब्रांच पे स्ट्रक्चर होता है। ब्रांचिंग जो होती है वो 1,6 कार्बन के बीच में होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका क्या आता है, ब्रांच पे स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ये ग्लाइकोजन कहाँ होता है बच्चों, मसल्स में होता है ना। इसके अलावा लीवर में होता है ग्लाइकोजन, और ब्रेन में होता है ना। इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। एनिमल के लीवर में ये स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है ग्लूकोज स्टोरेज होता है, ठीक है। ओके बच्चों, इसका ब्रेकडाउन होता है ना ग्लाइकोजन का, तो आपको क्या मिलता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ईस्ट में होता है, और ये आपके फंगस में होता है, ठीक है। ईस्ट और फंगस में होता है।
अब हम बात करते हैं, ये आपका ग्लाइकोजन हो गया, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। दोनों की लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। दूसरा होता है एक्चुअल में ये फूड का मेजर पोर्शन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों, आपके फूड का मेजर पोर्शन फॉर्म करता है। तीसरा है एक्चुअल में स्टार्च जो है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ये आपका प्लांट के अंदर स्टोरेज, प्लांट में क्या होता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल के अंदर स्टोरेज फूड है। नेक्स्ट आप देखिए एक्चुअल में जो बैक्टीरिया और प्लांट है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है ना। अब देखिए आपके डीएनए में शुगर होती है ना बच्चों, डीएनए में शुगर होती है, आरएनए में भी शुगर होती है। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये डीएनए में जो शुगर होती है डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और आरएनए में जो शुगर होती है वो, यहाँ पे डी नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, डी ऑक्सी। और आरएनए में जो शुगर होती है उसको राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस ये है, सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कार्बोहाइड्रेट आपका समाप्त हो गया है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको यदि इसमें पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।